हेलो एंड नमस्ते एवरीवन। सो हम कॉस्ट अकाउंटिंग हमने स्टार्ट किया था, जिसके अंदर 2 वीडियोस आपको जो है वो प्रोवाइड कर दी गई थी स्पेशली फॉर द कॉमर्स रिलेटेड एग्ज़ाम। अगेन, चाहे आप आरपीएससी लेक्चरर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, कॉलेज लेक्चरर के लिए, या आप स्कूल लेक्चरर के लिए फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम के लिए, या फिर यूजीसी नेट कॉमर्स के लिए, सभी के लिए जो कॉमन टॉपिक्स हैं वो हम ले रहे हैं और ये आपके सिलेबस के अंदर सभी इंक्लूडेड हैं। अगर आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो कुछ ही चैप्टर्स हैं जो आपको कंटिन्यू करने हैं, उसके बाद मैं आपको अपने आप बता दूंगी कि इसके बाद आपको नहीं करना है। लेकिन इस बार आपने देखा होगा कि कॉस्ट अकाउंटिंग के क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं, जैसे पिछली बार संक कॉस्ट पूछ लिया गया था, है ना, और इस बार ओवरहेड्स का क्वेश्चन भी पूछा गया था। तो ये सब जो क्वेश्चंस के आंसर हैं वो आपको इस वीडियो के अंदर, इन वीडियोस के अंदर मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। कुछ टॉपिक्स जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ। अराउंड 265 पेजेस की ये बुक है, जो कि ऑथेंटिक ही बुक है ना। तो हम ऑथेंटिक बुक से ही कवर कर रहे हैं। आपका कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग दोनों कवर हो जाएगा। आपके पास जो बुक है आप उसको भी कंसीडर कर सकते हो। ये हम चैप्टर फर्स्ट हमने स्टार्ट किया है, इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग। बाकी ये सब चैप्टर्स इसके साथ हैं ही, जिसमें हमने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था, इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में तो आपको साफ तरीके से देखने को मिल ही जाएंगे और क्वेश्चंस के आंसर आपके सभी हो जाएंगे। इसके अंदर हमने मीनिंग डेफिनेशन कर लिया था, तो एक बार आप वो जो फर्स्ट और जो सेकंड वीडियो है उसको एक बार देख लें। तो एक बार आप फर्स्ट और सेकंड वीडियो को देख लेना। ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग हम कर चुके हैं, इमर्जेंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग हम कर चुके हैं, ये आप याद कर लेना। ठीक है, कभी कभी पेपर के अंदर पूछ लिया जाता है, तो इसको कोई भी ट्रिक वगैरह लगा के, कुछ भी लगा के आप याद कर लीजिएगा कि CS1 में क्या आता है, 2 में, 3 में और 4 में। फिर हमने नेचर कर लिया था, एडवांटेजेस हमने कर लिए थे, फिर हमने इम्पॉर्टेंस भी कर ली थी, इंस्टॉलेशन हमने कर लिया था कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम का, प्रोसीजर फॉर इंस्टॉलेशन कर लिया था, इसेंशियल ऑफ गुड कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम कर लिया था, मेथड्स हमने कर लिए थे। मेथड से रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है कि ये जो है इसके अंदर किस टाइप की कॉस्टिंग लगेगी, तो मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग भी इंपॉर्टेंट है। अब एक होता है देखो मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग और एक है टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग। अगेन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आई थिंक पिछली बार या पिछली बार पूछा गया था कि इनमें से कौन सा मेथड ऑफ कॉस्टिंग नहीं है, तो वो टेक्निक था। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग और टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग मैंने आपको बता दिए थे, जैसे कि जॉब कॉस्टिंग होता है, बैच कॉस्टिंग है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग है, सिंगल और आउटपुट कॉस्टिंग है, प्रोसेस कॉस्टिंग है, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग है, मल्टीपल कॉस्टिंग है। इन क्वेश्चंस को करने के लिए थ्योरी एक तो आपके पास हो जाएगी, थ्योरी प्लस आप इसके अंदर क्वेश्चन सॉल्व करें। इनके क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो आपको ये टॉपिक जो है वो ज़्यादा क्लियर होगा। और जैसे ही अपने ये चैप्टर कवर हो जाएगा, ये टॉपिक्स कवर हो जाएंगे, तो मैं आपको यूजीसी नेट कॉमर्स के भी क्वेश्चंस जो है वो कराऊंगी। साथ में ये जो लेक्चरर के अंदर आए थे वो भी कराएंगे, और फर्स्ट ग्रेड वाले भी हम क्वेश्चंस करेंगे, ताकि हमारी एक फुल फ्लेज्ड प्रिपरेशन जो है वो हो सके। तो अब हम आज करेंगे टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग, और फिर एक डिफरेंस है, और फिर आपका जो चैप्टर फर्स्ट है वो ख़त्म हो जाएगा। आपका यूजीसी नेट कॉमर्स का एग्ज़ाम हो या चाहे आपका कॉलेज लेक्चरर वाला एग्ज़ाम हो, वो आपका दिसंबर के अंदर है, जो डेट्स आई हुई हैं। और जो आपका फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम है वो नेक्स्ट ईयर जून में है ना। तो तब तक हमारा सभी कवर हो जाएगा, सो डोंट वरी, बस आप पढ़ाई करते रहिए। ओके, चलिए, तो अगर अब हम टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग की बात करें तो देखिए, कॉस्ट निकालने के लिए अलग अलग टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं। सबसे पहले होता है यूनिफॉर्म कॉस्टिंग। यूनिफॉर्म कॉस्टिंग क्या है, जैसे कि एक इंडस्ट्री है और उसकी काफ़ी सारी ब्रांचेस हैं या अंडरटेकिंग्स हैं, और वो सब एक ही मेथड ऑफ कॉस्टिंग अडॉप्ट कर रहे हैं, सो दैट इज़ कॉल्ड यूनिफॉर्म कॉस्टिंग। तो यूनिफॉर्म कॉस्टिंग क्या है, जहाँ पे कॉमन मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग होता है फॉर डिफरेंट अंडरटेकिंग्स इन द सेम इंडस्ट्री। एक ही इंडस्ट्री में अलग अलग अंडरटेकिंग्स हैं और वो सब एक अलग अलग मेथड्स ना यूज़ करके कॉमन मेथड यूज़ करते हैं, तो उसे हम कॉमन कॉस्टिंग कहते हैं। फिर आ जाता है हिस्टोरिकल कॉस्टिंग। तो हिस्टोरिकल कॉस्टिंग क्या होता है, हिस्टोरिकल कॉस्टिंग के अंदर हम क्या करते हैं, एसरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट। जब आपने वो कॉस्ट इनकर कर ली, जैसे मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है वो आपने बना दिया, यानी कि बन चुका है, अब जब उसके बाद कॉस्ट फाइंड करना, दैट इज कॉल्ड हिस्टोरिकल कॉस्टिंग। यानी कि वो कॉस्ट फाइंड करना विच हैव ऑलरेडी बीन इनकर्ड, लेकिन उसका इस टेक्निक का जो यूटिलिटी है वो लिमिटेड है, क्योंकि आप इसको हमेशा यूज़ नहीं करते हैं ना, क्योंकि जो ऑलरेडी हो चुका है तो उसकी कॉस्टिंग हार्डली ही कोई करता है। देन डायरेक्ट कॉस्टिंग। डायरेक्ट कॉस्टिंग क्या होते हैं, क्योंकि हमारे पास कुछ डायरेक्ट चीज़ें होती हैं और कुछ इनडायरेक्ट चीज़ें होती हैं। कोई भी आप प्रोडक्ट बनाते हो तो उसके अंदर कुछ चीज़ें डायरेक्ट होती हैं, कुछ इनडायरेक्ट। तो जो प्रोडक्ट्स डायरेक्ट लग रहे हैं उनकी जो कॉस्ट होगी, दैट इज़ कॉल्ड डायरेक्ट कॉस्टिंग।
तो आप इनडायरेक्ट कॉस्ट्स को छोड़ दोगे और सिर्फ डायरेक्ट कॉस्ट्स को आप देखोगे, सो दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट कॉस्टिंग। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, जिसके अंदर वेरिएबल और फिक्स्ड आप दोनों को कंसीडर करते हो, चाहे वो प्रोडक्शन से रिलेटेड हो, ऑपरेशन से रिलेटेड हो या फिर प्रोसेसेस से रिलेटेड हो, दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया जाएगा और आप वीडियोस को ही स्टॉप कर करके जो हाईलाइटेड पॉइंट है उसी के थ्रू रिवीजन कर सकते हैं, तो आपका रिवीजन भी बहुत अच्छे से हो जाएगा। मतलब पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको पीडीएफ पढ़ना है तो आप पीडीएफ पढ़ सकते हैं, अदरवाइज़ वीडियो को ही स्टॉप कर लें आप बीच बीच में और जो भी हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं उसको बस रिवाइज कर लें। मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होती है? देखिए, मार्जिनल कॉस्टिंग होती है जिसकी फॉर एग्जांपल मैं पहले 5 प्रोडक्ट्स बना रही थी और मेरी कॉस्ट 60 लग रही थी, अब मैं 6 प्रोडक्ट्स बना रही हूँ और मेरी कॉस्ट 70 लग रही है। तो जिसमें जो डिफरेंस है कि अगर हम वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाते हैं तो उससे कॉस्ट में कितना चेंज आता है, दैट इज कॉल्ड मार्जिनल कॉस्टिंग। तो यहाँ पे आप जब अपनी, और ये कॉस्ट क्या होगी, ये फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट आपने दोनों को ऐड कर लिया एंड चेंज जब आप करते हो वॉल्यूम में या टाइप ऑफ आउटपुट में, तो दैट इज कॉल्ड मार्जिनल कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या होती है? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का मतलब, जैसे मान लो मैं कहती हूँ कि 5 प्रोडक्ट्स बनाने के लिए इतनी कॉस्ट लगनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। और फिर आप देखते हो कि एक्चुअल में कितनी लग गई, फिर डिफरेंस फाइंड करते हो, फिर उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हो। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का मतलब क्या है कि आपने पहले कॉस्ट सेट कर ली कि किसी भी इस प्रोडक्ट को बनाने में इतनी कॉस्ट लगनी चाहिए, और फिर हमने वेरिएबल्स फाइंड। सो हमने क्या किया, हमने डिफरेंस फाइंड कर लिया कि स्टैंडर्ड कॉस्ट में और एक्चुअल कॉस्ट में क्या डिफरेंस है, फिर हमने उसके कॉजेज फाइंड किए कि ये जो वेरिएशन आ रही है वो क्यों आ रही है, और फिर हमने उसको ठीक किया ताकि हमारा जो भी काम है, प्रोडक्शन जो है वो एफिशिएंट तरीके से हो सके। सो दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। अब आता है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का मतलब होता है जब आप एक्टिविटीज़ के बेसिस पे कॉस्ट को फाइंड करते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि हमने ये एक्टिविटी करनी है, कोई भी एक्टिविटी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमें कोई एक्टिविटी करनी है और उस एक्टिविटी के बेसिस पे आप कॉस्ट को फाइंड करें। सो एबीसी इज अ सिस्टम दैट फोकसेस ऑन एक्टिविटीज as fundamental cost object and then utilizes the cost of these activities as building blocks and compiling the costs of other objects। जिसकी फॉर एग्जांपल कोई पर्टिकुलर आपने काम किया, उसके अंदर 4-5 एक्टिविटी इन्वॉल्व है, तो हमने चारों पांचों एक्टिविटी की कॉस्ट फाइंड कर ली और फिर उसके बेसिस पे हम प्रोजेक्ट की कॉस्ट फाइंड कर रहे हैं। सो उसको हम एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग कहते हैं। चलिए, अब हमारा डिफरेंस आ जाता है कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में डिफरेंस। कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर आपको ये पता चलता है, मेन एम जो है वो इसका क्या है कि आपने कॉस्ट फाइंड की है ताकि आप प्रॉपर प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड डिसीजंस ले सकें। फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपको फाइनल रिजल्ट्स प्रोवाइड करता है, जैसे ट्रेडिंग अकाउंट से आपको ग्रॉस प्रॉफिट पता चलता है, P&L से आपको नेट प्रॉफिट या नेट लॉस पता चल सकता है, और बैलेंस शीट से आपको आपकी फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है। तो ये फाइनल रिजल्ट्स बताती है और ये गाइड करती है मैनेजमेंट को कि आपको ऐसे करना चाहिए। और इन्हीं के थ्रू फिर मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है ना। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के भी टॉपिक्स आपके सिलेबस में हैं। तो कॉस्ट अकाउंटिंग किससे डील करती है? एक्सपेंसेस से, जबकि ये हर एक चीज़ से डील करती है। ठीक है, इट डील्स विद द होल ऑर्गेनाइजेशन। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में सिर्फ कॉस्ट नहीं होता, सब कुछ ही होता है। कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर एस्टिमेटेड भी होता है, जैसे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर आप एस्टिमेट्स फाइंड करते हो, तो एस्टिमेटेड कॉस्टिंग और एक्चुअल डाटा दोनों होता है, जबकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर सिर्फ एक्चुअल डाटा ही होता है, इसके अंदर कोई एस्टिमेट्स नहीं होते। आपके पास एक्चुअल डाटा होता है, उसके बेसिस पे आप जर्नल, ट्रेडिंग लेजर, देन आप बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज हो गए या सब्सिडरी बुक्स हो गए, फिर ट्रायल बैलेंस बनाया, फिर रेक्टिफिकेशन किया, फिर आपने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, फिर P&L बनाई, फिर बैलेंस शीट बनाई। सो ये एक्चुअल डिटेल्स पर है, एस्टिमेशन पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं होती। कॉस्ट अकाउंटिंग किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट या पर्टिकुलर सर्विस से रिलेटेड हो सकती है, लेकिन जो हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है वो तो पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, जैसे 1 साल के अंदर क्या क्या हुआ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो उससे डील करती है। कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर कौन कौन इन्वॉल्व है? जैसे मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है और जिसके साथ उन्होंने काम किया सिर्फ वो इन्वॉल्व है। लेकिन फाइनेंशियल के अंदर कौन कौन इन्वॉल्व होता है? इंटरनल पार्टीज भी उसके यूजर्स होते हैं और एक्सटर्नल पार्टीज भी इसके यूजर्स होते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर सिर्फ एक स्टेटमेंट बनाई जाती है जिसको हम कॉस्ट शीट कहते हैं, जो कि हमारे नेक्स्ट चैप्टर में आएगी, जिसे हम स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट भी कहते हैं। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में तो हम ट्रेडिंग, P&L और बैलेंस शीट सभी बनाते हैं। यहाँ पे हम स्टॉक को वैल्यू करते हैं कॉस्ट पर, कि स्टॉक एक्चुअली में कितनी कॉस्ट है उसकी। और यहाँ पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम मार्केट वैल्यू या कॉस्ट जो लोअर होती है, क्यों? क्योंकि हमारा एक कॉन्सेप्ट होता है कि हमें क्या करके चलना है, हमें सतर्क रहकर चलना है ना, जिसे हम प्रूडेंस कॉन्सेप्ट भी कहते हैं, कि आप हानि के बारे में सोचें, प्रॉफिट के बारे में ना सोचें। तो यहाँ पे हम मार्केट वैल्यू या जो कॉस्ट जो कम होती है हम उसको कंसीडर करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम कॉस्ट को कंसीडर करते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स कुछ मैटर नहीं करता, लेकिन कॉस्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपने देखा होगा कि बैलेंस शीट के अंदर हम हमेशा, अगर हम लैंड एंड बिल्डिंग लिख रहे हैं तो
जितने पे हमने उसको ख़रीदा था हम वो प्राइस लिखते हैं। सो हिस्टोरिकल कॉस्ट रिकॉर्ड है वो, लेकिन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग में हिस्टोरिकल रिकॉर्ड नहीं होता एक्चुअली में, बट ऑल्सो प्री डिटरमाइंड कॉस्ट। मतलब सिर्फ हिस्टोरिकल जितने में वो प्रोडक्ट आपने खरीदा वो तो है ही है, लेकिन साथ में जो आपने सोचा था स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, एक्चुअल कॉस्टिंग, तो यही हो गया ना। स्टैंडर्ड क्या हो गया, प्री डिटरमाइंड, और एक्चुअल क्या हो गया, जो आपने जितने में खरीदा। सो बोथ इसके अंदर हम कंसीडर करेंगे। इसके अंदर आप कॉस्ट को क्लासिफाई करते हो कॉस्ट अकाउंटिंग में कि कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए ये इतनी कॉस्ट तो लगेगी ही लगेगी, सो दैट इज़ फिक्स्ड कॉस्ट। और जो कॉस्ट वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन के साथ चेंज होगी दैट इज़ कॉल्ड वेरिएबल कॉस्ट। लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम ऐसा कुछ क्लासिफिकेशन नहीं करते। कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर हम मैनेजमेंट को हेल्प करते हैं कि ये देखो ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट का कॉस्ट है और ये कॉस्ट इतना लग गया, तो मैनेजमेंट अब उसके अकॉर्डिंग डिसीजंस लेगा। तो ये अकाउंट जो होते हैं वो मैनेजमेंट रिक्वायरमेंट्स के लिए ज़रूरी होते हैं, और अब ये ऑब्लिगेटरी हो गया है कि कॉस्ट अकाउंटिंग भी आपको फॉलो करना पड़ेगा, पहले ऑब्लिगेटरी नहीं था। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग कहा गया है ना, कि आपको बनाना ही बनाना पड़ेगा। तो ये हमारा चैप्टर फर्स्ट था। अब अगर हम इसकी कुछ लिमिटेशंस भी देखें तो कॉस्ट अकाउंटिंग की कुछ कमियां भी हैं, जैसे कि ये एस्टिमेट्स पर बेस्ड है, इट इज़ नॉट रिलायबल। कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब मोस्टली अगर हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग करते हैं तो हम एस्टिमेट्स पर चलते हैं, तो ये इसका एक डिसएडवांटेज भी रहेगा। फेलियर ऑफ द सिस्टम, कॉस्ट अकाउंटिंग जो है मेन एम यही था कि किसी चीज़ को हम कंट्रोल करें, लेकिन अगर वो चीज़ कंट्रोल ही नहीं हो पा रही है तो कॉस्ट अकाउंटिंग किस फ़ायदा, कोई फ़ायदा ही नहीं है। अननेसेसरीली है, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क है, ऑलरेडी जो काम हो गया आप उसको फाइंड ही कर रहे हो, सर्च ही कर रहे हो, सो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। इन एप्लीकेबल है, जो मॉडर्न मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग है वो हर टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज़ के लिए सूटेबल नहीं है। ये खर्चीली है ना कॉस्ट अकाउंटिंग, क्योंकि आपको डबल डबल अकाउंट्स बनाने पड़ जाते हैं। चलिए अगर हम समरी इसके अंदर देखें तो जो भी आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग जो भी आप करते हो तो उसके अंदर आप जो टेक्निक्स हैं या जो भी प्रोसेसेस हैं ये किससे स्टार्ट होते हैं कि पहले आप अपने रिवेन्यू और अपने एक्सपेंडिचर उतारें, फिर देखें कि किस बेसिस पे आपने उनको कैलकुलेट किया है, फिर आप उनको प्रेजेंट करें पीरियोडिकल स्टेटमेंट्स में, और फिर मैनेजमेंट को हेल्प करें डिसीजंस लेने के लिए। सो कॉस्ट अकाउंटिंग बहुत ज़रूरी है एंड एक डिस्पेंसेबल है, मीन्स इंपॉर्टेंट है एक इंटेलिजेंट और इकोनॉमिकल मैनेजमेंट के लिए। सो ये एक एसेंस टूल ऑफ मैनेजमेंट है। चलिए तो ये हमें सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप खुद से बुक परचेज करना चाहते हैं तो आप बुक्स परचेज कर सकते हैं, महेश्वरी की बुक्स आप परचेज कर सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे। वैसे मेरे अकॉर्डिंग ये बुक जो है वो सफिशिएंट है, इससे सभी आंसर्स हमें मिल जाएंगे। चैप्टर 2 बेसिक कॉस्ट कॉन्सेप्ट्स हम कल स्टार्ट करेंगे, होपफुली आप इसको वॉच करेंगे है ना, और अच्छे से इनको फॉलो करेंगे। तो जितने भी पेजेस हैं अगेन आई एम टेलिंग यू कि मैं कोशिश पूरी करूँगी कि विद इन 1 मंथ हमारी ये बुक कवर हो जाए, क्योंकि अराउंड 6 या 7 बुक्स हैं जो हमें कवर करनी चाहिए किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए कॉमर्स से रिलेटेड। इन 6 या 7 बुक्स को कवर करके आप जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें। बाद में आप वीडियोस को डबल स्पीड पर देख सकते हैं, स्टॉप करके सिर्फ हाईलाइटेड वाले पॉइंट्स पढ़ सकते हैं, तो आपको हेल्प मिलेगी। चलिए, थैंक यू सो मच।